सूरत बदलनी चाहिए में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा और आज हमारे साथ मेहमान हैं सूरजभान सिंह आमेरा, जो बैंक कर्मचारी नेता हैं, उप महासचिव हैं राजस्थान स्टेट बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सिंधुजा मीना, जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ की, और साथ ही महेश शर्मा भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आमेरा जी से। आमेरा जी, बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने एक बड़ा मुहिम शुरू की है और इस मुहिम में आप जो बेरोजगारी है बैंकों में और साथ ही ठेका प्रथा है, इसके खिलाफ बड़ा अभियान देश भर में चला रहे हैं। क्या है ये अभियान? देश के बैंक कर्मचारियों का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने देश के सार्वजनिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग को लेकर एक बहुत ही राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत अभी ट्विटर कैंपेन चल रहा है। फिर डायरेक्ट पूरे देश भर से वित्त मंत्री को ज्ञापन दिए जाएंगे, सभी संस्थाओं के, बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को, बोर्ड को ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके पश्चात देश के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग दिन बैंकों में भर्ती की मांग को लेकर हड़ताल की जाएगी और प्रदेशव्यापी हड़ताल करने के बाद फिर एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर सरकार का और बैंक प्रबंधन का इस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जबकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, और जबकि कहते हैं कि एशिया का सबसे नौजवान आबादी वाला मुल्क है भारत। भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं को पढ़ लिखने के बाद रोजगार चाहिए और बैंकों में ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, देश की योजनाओं को लागू करने के लिए काउंटर पर बैठने वाले कर्मचारी चाहिए। इन परिस्थितियों में एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में कोई वेतन बढ़ाने के लिए नहीं, कोई अपना भत्ता या अलाउंस बढ़ाने के लिए नहीं, देश के बेरोजगारों को रोजगार देकर देश के सार्वजनिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती करके ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन आंदोलन पर है। और साथ ही साथ जब बैंकों में पद रिक्त पड़े, लाखों लाखों पद रिक्त पड़े, उसके बावजूद नियमित प्रकृति के कार्य पर देश में उपलब्ध पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार नहीं देकर ये देश की सरकार निजी घरानों की तरह, सेठ साहूकारों की तरह, पूंजीपतियों की तरह देश के पढ़े लिखे नवयुवक बेरोजगारों का शोषण करने के लिए उनको बहुत कम वेतन पर, अल्प वेतन पर रखकर, ठेका प्रथा के रूप में रखकर, बाहरी एजेंसियों से आउटसोर्सिंग के रूप में आमेरा जी, बैंकों में बैंकों में ही नहीं, ये और भी सरकारी बहुत से महकमे हैं जहां पर ये ठेका प्रथा है और इसकी वजह से रोज जो बेरोजगार हैं वो बीच की स्थिति में रहते हैं। ये नहीं पता चलता कि ये बेरोजगार हैं या इनको रोजगार मिला हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर मीना है, इनसे बात करेंगे, जो बेरोजगार संघ की प्रवक्ता हैं। आप बताइए कि ये जो ठेका प्रथा है, इसके लिए सरकार ने कई बार कहा भी है ऐसा कि हम ठेका प्रथा हम बंद करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ये ठेका प्रथा रोजगार और बेरोजगारी के बीच में है। जी बिल्कुल, ये मैं इस पे कहना चाहूँगी कि एक तरीके का इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायरिंग की जाती है, टेम्पररी बेसिस पे हायरिंग की जाती है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। उन्हें लंबे समय तक काम करना होता है, कम वेतन पे काम करना होता है और एक तरीके से भारी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसके चलते उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो पाती और आगे चल के उनके भविष्य का क्या होगा, एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती है। और उनके पीछे उनके परिवार भी हैं, वो जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, लंबे समय तक वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये डेफिनेटली एक दुविधा की स्थिति है। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, महेश शर्मा, जो बैंक कर्मचारी नेता हैं, इनसे बात करेंगे। महेश जी, इसके बाद में जनधन योजना के बाद में लगातार बैंकों में काम बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारी घट रहे हैं और जो कम हो रहे हैं कर्मचारी, उनकी पूर्ति की जा रही है ठेका कर्मियों से। क्या इससे बैंकिंग सेवाएं बदस्तूर जारी रह सकती हैं? शर्मा जी, आपने ठीक फरमाया। जनधन योजना के बाद में लगातार बैंकों में स्टाफ की कमी होती जा रही है।
जिसका परिणाम अभी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 60 अधिकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन के रूप में सामने आया है। बीसी के माध्यम से बिजनेस करस्पॉन्डेंट के रूप में जो व्यवस्थाएं बैंक ने चालू की हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने जो एक बैंक के बड़ौदा की ऐप है उसके माध्यम से ज़बरदस्त फ्रॉड कर दिया। उसकी वजह से करीब 60 कर्मचारियों को, जिसमें 15 एजीएम लेवल के कर्मचारी हैं, उनको बैंक ने सस्पेंड कर दिया। तो लगातार बैंक परमानेंट एम्प्लॉय की जगह टेम्परेरी एम्प्लॉय के मार्फत काम चलाना चाह रही है। अब बैंकों में सब स्टाफ की भर्ती बिल्कुल बंद है। जैसे मैं इंडियन बैंक से हूं तो आपको उदाहरण देना चाहूँगा, राजस्थान में करीब 361 ब्रांच हैं और केवल 37 आदमी परमानेंट सब स्टाफ में हैं, जबकि हर ब्रांच में टेम्परेरी कम से कम 2 आदमी टेम्परेरी रूप में काम कर रहे हैं। बैंकों में डकैती, बैंकों में फ्रॉड जो बढ़ने की संख्या है क्योंकि टेम्परेरी आदमी बैंक के प्रति लॉयल नहीं होता है, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है और 200 रुपये और 300 रुपये की दिहाड़ी पर डे के हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है। बैंक हर मैनेजर से एक सर्टिफिकेट लेता है कि नहीं, हमारी बैंक में कोई भी परमानेंट वो टेम्परेरी आदमी काम नहीं कर रहा है। उसके उपरांत भी बैंक टॉप मैनेजमेंट, गवर्नमेंट सब जानती है कि बैंक में टेम्परेरी आदमी से ही काम चल रहा है। अगर आज हम टेम्परेरी आदमियों को बैंक से हटा दें तो सब स्टाफ का काम पानी पिलाना, कस्टमरों के लेजर इधर से उधर करना, वाउचर इधर से उधर करना के लिए कोई भी स्टाफ उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से ग्राहक सेवा बाधित होती है। आमिरा जी, ये मुझे लगता है कि ये जो ठेका कर्मी हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही नहीं होती, क्योंकि उनको इतना रिटर्न भी आप नहीं देते, बैंक नहीं देते, ना उनको इतनी सैलरी होती है, ना ऐसा कोई कमिटमेंट होता है। नियमित कर्मचारी की सुरक्षित सेवा शर्तें होती है और सुरक्षित सेवा शर्तों के साथ साथ जो उसकी सुविधाएं, भत्ते और वेतनमान होता है, उसकी साथ साथ उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी होती है। कॉस्ट कट के नाम पर, मोर एंड मोर प्रॉफिट के कंसेप्ट के नाम पर नियमित रोजगार नहीं देकर अल्प वेतन के ऊपर पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों को ठेका प्रथा और बाहरी एजेंसी के रूप में रखने की जो विचारधारा सरकार और सत्ताओं ने अपनाई है, वो बहुत ही विरोधाभासी है। वो बहुत ही सामाजिकता और विकास की अवधारणा के खिलाफ है। जब एक तरफ देश में आज आबादी 140 करोड़ होने के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि भारत नौजवानों का देश है, सबसे जवान देश है। तो शर्मा जी, सरकार को यह समझ में आना चाहिए कि जो पेट लेकर पैदा हो रहा है वो 2 हाथ भी लेकर पैदा हो रहा है। अब उन दोनों हाथ को अगर काम नहीं दिया जाएगा तो खाली दिमाग शैतान का, जब आदमी भूखा मरेगा तो फिर क्या कुछ नहीं करेगा। तो बेरोजगारी एक बहुत व्यापक टर्म है जिसका हमारे अपराध से भी संबंध है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था से भी संबंध है। भूखे आदमी से नैतिकता, राष्ट्रीयता की बात करना बेमानी है, सीधी बात है। मैं सिंधुजा से बात करना चाहूँ। सिंधुजा, एक ये भी पहलू देखने में आया है कि जिन संस्थानों में, जिन विभागों में नियमित जो कर्मचारी होते हैं और उनके साथ ही जो ठेका कर्मी होते हैं, उनका भी शोषण किया जाता है। जो नियमित स्थायी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते, लेकिन उनका काम भी ठेका कर्मियों को करना पड़ता है। ऐसे में कम वेतन पर, बहुत मिनिमम अल्प वेतन पर आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, और जबकि वो योग्यता में उनसे आगे होते हैं। तो ये भी एक तरह का शोषण नहीं है? जी बिल्कुल, ये शोषण है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ सालों से संघर्ष कर रहा है कि जितने युवा हैं हमारे, उन सबको रोज़गार मिल सके, लेकिन सरकार उन्हें रोज़गार देने के बजाय उन लोगों को ये नौकरी दे रही है जो शायद इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। डेफिनेटली एक भर्ती का क्राइटेरिया होता है, सरकार को उस क्राइटेरिया से वैकेंसीज निकालनी चाहिए, भर्तियां करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय कॉस्ट कटिंग के लिए सिर्फ सरकार अनियमित रूप से एजेंसीज़ के द्वारा भर्तियां दे रही है, और शोषण डेफिनेटली हो रहा है। जो लोग इसमें जा रहे हैं उन्हें 16-17 घंटे काम करना पड़ता है, वो भी इतने कम वेतन पे। ये डेफिनेटली नाजायज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महेश जी, आपको लगता है कि जो बैंकिंग जैसी जो सेवा है, जो बहुत ही सेंसिटिव है और लोगों की बचत का पैसा वहाँ होता है, वहाँ पर आप ठेका कर्मियों के लगा कर और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में आप ऐसा करते हैं कि उसमें अगर फ्रॉड होता है या ऐसी कोई बात होती है
तो उसमें कहीं ना कहीं उनके जो पैसा है, लोगों का जो बचत का पैसा है, वो उसके ऊपर संदेह होता है या खतरे में होता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया शर्मा जी। बैंकों में सारा पैसा आम आदमी का जमा होता है और बैंकों में इसी आशा के साथ ग्राहक पैसा जमा करता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जवाबदेही नहीं होने के कारण ठेका प्रथा से लिए गए कर्मचारियों द्वारा कई समस्याएं सामने आई हैं, फ्रॉड सामने आए, जिससे उनके पैसे की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तो निश्चित रूप से बैंक को, मैनेजमेंट को, सरकार को सोचना पड़ेगा कि नई भर्ती शुरू की जाए। इसके लिए हमारे AIBS संगठन ने अभी 10-11 सितंबर को गुवाहाटी में सेंट्रल कमेटी केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था लगातार 4 महीने तक सतत आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें जनवरी के माह में बैंक वाइज, स्टेट वाइज और ऑल इंडिया स्तर पर 2 दिन की लगातार स्ट्राइक की जाएगी। बैंकों में भर्ती बंद बिल्कुल की हुई है। अभी भी जैसे मैं इंडियन बैंक से हूँ तो केवल इस साल के लिए कोई भी नई भर्ती के लिए इंडेंट जारी नहीं किया गया। कुल नेशनलाइज बैंकों में केवल 4 बैंकों ने इंडेंट जारी किया है भर्ती के लिए, बाकी किसी बैंक ने इंडेंट जारी नहीं किया। उसको लेकर के हमारे कर्मचारी संगठन पूरी चिंतित हैं। उसी को ध्यान में रख करके नए आंदोलन का हमने आमेरा जी, जो बैंक कर्मचारी संगठन है आंदोलन करते हैं, जो कभी 80 या 70 के दशक में जिस तरह से उनका इम्पैक्ट हुआ करता था सरकार के ऊपर, वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और अब जो बैंकों के ऊपर सरकार की ज़्यादा उसका प्रभाव है और कर्मचारी जो यूनियन है वो प्रभावहीन होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कर्मचारी यूनियन प्रभावहीन नहीं हो रही है, न कर्मचारी आंदोलन की धार बोटी हुई है, लेकिन कंप्यूटराइजेशन और मशीनीकरण के साथ साथ जब समय ने करवट बदली और आज ATMs, ऑनलाइन बैंकिंग, कंप्यूटर बैंकिंग, मतलब पूरी तरह से बैंकिंग सुविधाएं अब बैंक ब्रांच और बैंक काउंटर पर जब डिपेंड नहीं रही और वैकल्पिक तौर तरीके और सुविधाएं ग्राहक को उपलब्ध हो गई है, तो आंदोलन का वो असर पैदा नहीं हो पाता है। क्योंकि आंदोलन के बावजूद भी अगर ATM में पैसे रखे हुए हैं तो पैसे निकासी की सुविधा मिलती है, ऑनलाइन कंप्यूटर पर ऐप और वो चल रहे हैं तो उससे भी पेमेंट के लेन देन की व्यवस्था चल रही है। तो अन्य वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाने की वजह से असर कम हुआ है, न कि आंदोलन कमजोर हुआ है। और ये एक स्वाभाविक परिणति है समय के साथ, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी अपने लड़ने की नीति और नीति में और रणनीति में परिवर्तन किया है। कल पूरे देश के अंदर हर राज्य के गांव, कस्बे, तहसील तक बैठकर देश के बैंक कर्मचारी ने ट्विटर पर बैंक रिक्रूटमेंट AIBA के हैशटैग के माध्यम से ट्विटर अभियान चलाया है और लाखों बैंक कर्मचारियों ने ट्विटर किया है। क्योंकि अगर सरकार ट्विटर के माध्यम से समझना चाहती है, सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से समझना चाहती है, तो हमने भी अपने लड़ने के तौर तरीके बदल लिए हैं। हड़ताल के माध्यम से सड़क पर भी आर पार की लड़ाई होगी, बैंकों के ताले भी लगाकर कार्य को बाधित किया जाएगा, लेकिन आंदोलन मजबूत हुआ है। आंदोलन में कोई कमजोरी नहीं आई है। कर्मचारियों की कमी हो गई है। जब कर्मचारी बैंक में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारी को देर रात तक बैठकर काम करना पड़ता है, तो वो अपने धरने और प्रदर्शन में नहीं जा पाता है। वो हड़ताल की भागीदारी के लिए उसको तनख्वाह कटाकर भागीदारी करनी पड़ती है। तो आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है, हमारी संख्या में कमी आई है। संख्या में कमी आने से स्वाभाविक है कि देश की राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए किस तरह जिला तहसील तक लक्ष्य आवंटित करके बसें किराए पर ली जाती है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के पास तो विकल्प उपलब्ध नहीं है। ट्रेड यूनियन के पास जो कर्मचारी उपलब्ध है उससे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन बहुत मजबूती के साथ बैंक कर्मचारियों के हित में, आम ग्राहकों के हित में, आम समाज के हित में और इस देश की अर्थव्यवस्था के हित में मजबूती से आंदोलन चला रहा है और मजबूती से अपनी लड़ाई को सतत 77 वर्षों से लड़ रहा है। मैं सिंधुजा से जानना चाहूँगा, सिंधुजा, ये जो बैंक कर्मचारी यूनियन है ये सब निजीकरण का विरोध करते हैं और इनको ये मानना है कि निजीकरण के बाद में युवाओं के रोजगार के ऊपर भी असर होगा और बैंकिंग सेक्टर में युवाओं को रोजगार उस तरह से नहीं मिल पाएगा जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में मिलता है। क्या आपको लगता है कि निजीकरण क्या युवाओं को रोजगार के खिलाफ है यदि किसी भी सेक्टर का निजीकरण किया जाए? जी, मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायरिंग करना अपने आप में एक तरीके से इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन ही है और डेफिनेटली ये युवाओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात ये है कि
राजस्थान बेरोज़गारों की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हायरिंग हो भी रही है तो उसके लिए लीगल प्रोविजंस होने चाहिए। उसके साथ ही साथ कितने घंटे कोई एम्प्लॉय काम करेगा, उसे कितना वेतन मिलेगा, इन सब के लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए। और ये युवाओं के हित में होने की बात तो दूर ही छोड़ दीजिए, ये कहीं से भी हित में नहीं है। तो आज इस चर्चा में अभी इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए समाचार प्लस।